सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। एक और नया दिन, दोबारा से एक और नई शुरुआत और एक और नया चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, जो कि 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स में से काउंट होता है। उसी का कंपेनियन है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में आते हैं और पूरा यूनिट 6 नंबर का आता है। तो आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये चैप्टर हालांकि छोटा है और इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसे जरूर समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा फ्यूचर में भी इकोनॉमिक्स में ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। सबसे पहला सवाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? ऑन डेली बेसिस every government transact with any other country or any citizen. So the recording of transaction that government record on daily basis, or the transaction between government and rest of the world or between its resident, is known as balance of payment. Simple भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट उसे बोलते हैं जहां पे सरकार अपनी डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, जो ट्रांजैक्शन उसके और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इस पॉइंट को नोट में रखना, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली दैट टेक प्लेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ट्रांजैक्शंस होती है इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सबसे बड़ा सवाल, पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या जो हम कहते हैं बिटवीन आवर रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कौन काउंट होता है, कौन काउंट नहीं होता। रेजिडेंट में हम यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम अपने रिस्पेक्ट से सोचें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की अथॉरिटीज काउंट होती है रेजिडेंट में, मतलब उनकी ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते हैं। पर जैसे कि डिप्लोमेटिक स्टाफ या फिर मिलिट्री जो फॉरेन में है, फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेट्स, या फिर कह लो फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस जो यहाँ पे है। चौथा, जो फॉरेन कंट्रीज से टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। पांचवा, जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं। माइग्रेटरी वर्कर्स कौन होते हैं? जो फॉरेन से हमारे यहाँ पे काम करने आए हैं, जिन्होंने माइग्रेशन की है फ्रॉम देयर कंट्री टू आवर कंट्री। इन सबको हम अपनी जो ये बीओपी होता है उसके ट्रांजैक्शंस में नहीं गिनते। तो ये पॉइंट याद रखना, किसको गिनते हैं किसको नहीं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सिंपल भाषा में समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन कि बीओपी वो होता है जहां पे हम सिस्टमैटिकली एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जहां पे हम अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं जो टेक प्लेस करती है बिटवीन आवर गवर्नमेंट और रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग के बाद आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है। अभी आपने डेफिनेशन में सुना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिससे कि चेंज आता है ओनरशिप, अथॉरिटी या टाइटल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल भाषा में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, आपकी बुकिश लैंग्वेज में जिसे कहेंगे पर्टिकुलरली, जो आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच लीड टू चेंज इन, या कह लो विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ ओनरशिप और टाइटल। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विजिबल गुड, या कह लो विजिबल ट्रांजैक्शन। इसको लिखते हैं विजिबल गुड्स, जो सबसे पहला आता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे देश और बाहर के देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही है। तो विजिबल गुड्स में क्या आता है? जितने भी गुड्स जो कि हम फिजिकली देख सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट आर मेड ऑफ सम मटेरियल और सब्सटेंस, उन गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना काउंट होता है हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनको फॉरेन ऑफिशियल्स या जो भी कस्टम ड्यूटी पे लोग खड़े होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इसको वेरीफाई कर सके, फिजिकली फील कर सके, टच कर सके, क्वांटिटी को मेजर कर सके। वो सारे गुड्स, जैसे कि कार, कोई भी सामान मान लो आप, पेंसिल बॉक्स मान लो, XYZ फोन मान लो, ये सब फिजिकल मटेरियल है, आप इनको महसूस कर सकते हो। ये सब आता है विजिबल गुड्स के अंदर। इसके बाद
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जो दूसरा टाइप आता है वो होता है, साथ साथ इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, इनविजिबल गुड्स। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, नाम से समझ आ रहा होगा बट स्टिल मैं आपको समझाता हूं। इनविजिबल गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो कि हम फील नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, आपकी बुक में 3 टाइप की सर्विसेज मेंशन्ड है। सबसे पहला बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा शिपिंग। बैंकिंग मतलब लोन वोन के काम या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो आपके अकाउंट में पैसा आना है या जाना है। शिपिंग, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शिप के द्वारा होता है, एयरप्लेन के द्वारा होता है, कैसे भी होता है, वो आता है शिपिंग में। इंश्योरेंस, आपने 11th में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जब हमारा गुड किसी और कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, तो जो बंदा भेजता है उस गुड को, वो गुड्स की इंश्योरेंस भी करा के भेजता है। वो हमारी विल होती है कि हम इंश्योरेंस चाहते हैं या नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे अब अमेरिका से बाय कार्गो या बाय शिप हमारा सामान आ रहा है, इन केस अगर समुद्र में कोई अनहोनी घट जाती है या शिप खराब हो जाता है या डूब जाता है, तो सामान हमारा खराब हो जाएगा, हमारे पैसे वेस्ट। तो उस केस में काम आती है इंश्योरेंस कंपनी। ये था इनविजिबल गुड्स में। इसके बाद ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। बहुत बार सुना होगा इसका नाम, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, हमने इसको फॉरेन एक्सचेंज में भी पढ़ा है। यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। यूनिलेटरल ट्रांसफर उन ट्रांसफर्स को बोलते हैं जो कि आप अपने फॉरेन में रहने वाले लोगों को या वहां किसी भी इंसान को जिससे आप जानते हो या किसी पर्पज से जब वन साइडेड पेमेंट करते हो विदाउट एक्सेप्टिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। मतलब आपने पेमेंट कर दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, चाहे ये ग्रांट हो, चाहे आपने किसी को गिफ्ट भेजा हो, चाहे अपने बच्चे की फीस भरी हो, चाहे कुछ भी हो। ये आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर में, जब आप अपने फॉरेन कंट्री में अपने नॉन वंस को भेजते हो या वो वहां से यहाँ पे भेजते हैं। तो ये भी आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, ये भी रिकॉर्ड होता है बीओपी में। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में लास्ट और चौथा पॉइंट जो आता है वो होता है कैपिटल ट्रांसफर। ये कह लो कैपिटल पेमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप आते हैं। कैपिटल पेमेंट वो मतलब जो नाम जी समझ आ रहा है, आपकी कैपिटल में चेंज लाए, हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको दोबारा इसका ब्रीफ देता हूं। कैपिटल पेमेंट में 2 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट। याद है हमने बैंकिंग चैप्टर में, नहीं सॉरी बजट में पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं या कैपिटल पेमेंट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट वो जिससे या तो एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़े, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, या लायबिलिटी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग, उधारी लिया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल पेमेंट में जो दूसरा टाइप आता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें क्या होता है, या तो आपका एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो, वो होता है कैपिटल पेमेंट। आपने कोई लोन चुका दिया, वो आता है कैपिटल पेमेंट के अंदर। तो ये 4 टाइप आते हैं, विजिबल गुड, इनविजिबल गुड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल पेमेंट। इन चारों को एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, साथ साथ नोट कर लोगे सही रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा नहीं होता क्योंकि वो फिर बाद में गैलरी के पीछे पेजेस में ही रह जाता है, एल्बम में। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे हमारी पिछली 2 3 4 5 जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो बहुत लेंदी बन रही हैं। अब यूट्यूब पे स्क्रॉल अप करोगे आपको वीडियोस बहुत शॉर्ट में मिल जाएंगी। तो इसका कारण क्या है? हमारे पास अब टाइम कम है, टाइम कम है, हमें सिलेबस जल्दी कवर करना है। आपको ना एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, मतलब अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो आप रेयरली पढ़ते हो या सिर्फ क्लास में पढ़ते हो या 1 घंटा पढ़ते हो, एग्जाम आपके पास आ रहे हैं। अब एक बच्चे ने सोच लिया कि मैं एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, कोई बात नहीं पढ़ेंगे जी। अब उसने पढ़ना शुरू किया, पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, वो सीधा 1 घंटे से आया 10 घंटे पे। होगा क्या, 14th या 15th डे पे या 16वें दिन पे उसका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक इन द सेंस वो और डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा, मतलब और पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि उसने एक ही दिन में सोचा 1 घंटे से सीधा 10 घंटे टाइम इंक्रीज करते हैं। अगर आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तो इसलिए कहता हूं डेली बेसिस पे पढ़ो। सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो पढ़ाई ना स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अगर डेली बेसिस पे भागोगे, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली भागोगे तो पक्का जीतोगे। स्प्रिंट नहीं है कि हमने किसी की होड़ करनी है, दोस्त आगे पहुंच गया, उसने 10 चैप्टर कर लिए, कोई बात नहीं। अभी अक्टूबर है, नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ा है, फेब के भी मिड तक पेपर नहीं होते, बहुत टाइम पड़ा है, सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो कभी किसी की होड़ नहीं करनी, अपना शांति में अकेले पढ़ो। पर एक बात का याद ध्यान रखना, जब भी पढ़ो बिल्कुल शांति में पढ़ो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के। पिछली वीडियो में भी कहा था और हर वीडियो में कह रहा हूं, ये 3-4 महीने के लिए ना बिल्कुल कट हो जाओ सोशल नेटवर्किंग साइट से, बिल्कुल कट। मतलब दोस्त कहे तू पागल हो गया तो हाँ भाई पागल हो गया, बिल्कुल छोड़ दो। किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं जाना, सिर्फ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है। क्योंकि जब मार्क्स आएंगे ना, तब कोई दोस्त दुख सुख नहीं बांट पाएगा। जब मार्क्स आएंगे ना, मार्क्स अगर कम आए तो आपको पिंच आउट होगा, आपको बुरा लगेगा। और यही मार्क्स अच्छे होंगे तो खुशी खुशी सबको मार्क्स बताओगे, क्योंकि अल्टीमेटली टू सम एक्सटेंट मार्क्स मैटर करते हैं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मजा आता है पढ़ने में। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या है? हमारे बीओपी में 2 साइड होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो अकाउंट्स की भाषा में इसमें 2 साइड होती हैं। हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट बनेगा, अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट या क्रेडिट। वही होता है इसमें भी सेम, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। आपकी बुक में एक चीज मेंशन होगी और पेपर में पूछा जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस रहेगा, ऑलवेज, हमेशा बीओपी बैलेंस रहेगा, जैसे ट्रायल बैलेंस होता है। क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड वाली चीज है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी तो दोनों साइड इक्वल रहेंगी। इन अकाउंटिंग सेंस ये कंपलसरी है, बट इकोनॉमिक्स की सेंस में बीओपी जरूरी नहीं है कि बैलेंस्ड हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं है। हम वो पढ़ेंगे क्या होता है इसमें, लेकिन ये बात का याद रखना, अकाउंटिंग में जरूरी है, इकोनॉमिक सेंस में जरूरी नहीं है। हमारे पास 2 साइड आती है, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आता है, जितने भी आउटफ्लोज होते हैं या जिन भी कारणों से फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहां से बाहर चला जाता है, वो सारे कंसीडर पॉइंट आते हैं डेबिट साइड में, मतलब जो भी पेमेंट है। क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती हैं जिनसे अंदर पैसा आता है या इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, मतलब रिसीविंग्स, वो सब आता है क्रेडिट साइड में। तो इकोनॉमिक सेंस में क्या होता है, आपके देश में इस बार ट्रांजैक्शन डेबिट की ज्यादा है या क्रेडिट की ज्यादा है। अब सरकार ये तो मिला नहीं सकती, क्योंकि लाखों करोड़ की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट तो मिला नहीं सकती ना कि इतने लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है तो इतने की करें, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इकोनॉमिक सेंस में इसलिए ये बैलेंस नहीं रह पाता, पर हाँ अकाउंटिंग सेंस में इसे रखना पड़ता है। हम रखना नहीं पड़ता, वो एक फैक्ट लिखा है कि हाँ अकाउंटिंग सेंस में बीओपी बैलेंस्ड होता है। तो ये डेबिट साइड होती है, मतलब हमारे देश से जो भी माइनस हो रहा है नेगेटिव, ये होती है पॉजिटिव, मतलब जो भी चीज आएगी वो आएगी क्रेडिट साइड में, जो भी चीज जाएगी वो जाएगी। जैसे कोई भी गुड आया है तो उसके कारण हमारे देश से पैसा गया, फॉर एग्जाम्पल कार इंपोर्ट करी, गुड्स आया, उसके बदले पैसा गया, तो वो आएगा यहां। और कार हमने एक्सपोर्ट करी, पैसा आया, तो वो आएगा यहां। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। इसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं डेबिट क्रेडिट के अलावा, सरप्लस बीओपी या डेफिशिएंट बीओपी। सरप्लस या फिर डेफिशिएंट, नाम से समझ आ रहा है, सरप्लस ज्यादा डेफिशिएंट कम। बीओपी सरप्लस या डेफिशिएंट कब होता है? बीओपी सरप्लस तब होता है जब हमारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस की जो रिसीविंग्स हैं वो
सॉरी, जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस की रिसीविंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर पेमेंट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसीविंग है इज ग्रेटर देन फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट। हमारे देश में पैसा ज्यादा आया है, उस केस में बीओपी होता है सरप्लस में, जो कि एक देश के लिए फेवरेबल कंडीशन है, एक अच्छी बात है। डेफिशिएंट बीओपी क्या होता है? जब हमारी फॉरेन पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिसीविंग, मतलब जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है तो हम नेगेटिव साइड में, लॉस साइड में, तो वो आता है डेफिसिट इन बीओपी में। ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है बोट। बोट ये वो वाला बोट नहीं है जो पानी में है, ना ये वो वाला बोट है जो आपके कानों में हेडफोन्स की फॉर्म में है। बीओटी मतलब इसकी फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बीओपी के अंडर आता है, बीओपी का सब पार्ट है, छोटा सा इंफॉर्मेशन कंटेंट है इसके अंदर। बीओपी के अंदर आता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कह लो अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो नहीं, हाँ, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन विच वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड ओनली टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड। मतलब हमने पढ़ा था ना इसके अंदर 4 तरीके के गुड थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर। हम बीओटी में सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो कि रिलेटेड है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सिर्फ विजिबल गुड्स के, जो फिजिकल हमने पढ़ा था ना, फिजिकली मेजर हो सकते हैं, तो सिर्फ वो वाले गुड आते हैं हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बस इतना सा याद रखना है, बीओपी में सारे आते हैं, बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ वो गुड आते हैं जो हम विजिबली देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक और नाम होता है ट्रेड बैलेंस, जो ज्यादातर यूज होता है। नाम इसका एक और होता है लेकिन ये वाला ज्यादा यूज होता है, पेपर में इससे ही पूछ लेते हैं। सेम बीओटी, इसमें भी वही चीज होती है, सरप्लस या डेफिसिट। इसमें भी वही साइड होती है, क्रेडिट या डेबिट, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये उसी का पार्ट है। वही जब हमारी विजिबल गुड एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, व्हेन आर एक्सपोर्ट ऑफ आर विजिबल गुड इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, तब आएगा सरप्लस। जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है उस केस में आएगा डेफिसिट। इसके बाद एक बॉक्स में इन दोनों का डिफरेंस दिया होगा, बीओटी का या फिर बीओटी और बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है कि बीओपी अकाउंटिंग से अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन अस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बीओटी है यानी कि ये रिकॉर्ड करता है विजिबल गुड की ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट आता है कि जो बीओटी है वो पार्ट है बीओपी का, मतलब वो नैरो कॉन्सेप्ट है, पर बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर आता है बीओटी। ये था इसका दूसरा पॉइंट। इसके बाद इसमें जो एक तीसरा पॉइंट लिख सकते हो वो है कि बीओटी अगर अनफेवरेबल होता है, बीओटी अनफेवरेबल किस केस में होता है? जब डेफिसिट में होता है, मतलब वो कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बीओटी की अनफेवरेबल कंडीशन हम खत्म कर सकते हैं थ्रू बीओपी। मतलब बीओटी छोटा अकाउंट है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा अकाउंट है, तो उसके थ्रू हम बीओटी के जो मिसमैच है उनको मतलब खत्म कर सकते हैं, दैट कैन बी मेट थ्रू बीओपी। और बीओपी के मिसमैच बीओटी से हम नहीं कवर अप कर सकते क्योंकि बीओटी तो उसके अंडर आता है ना, उसका ही सबसेट है एक टाइप से, तो उसके थ्रू हम बीओपी के मिसमैच कभी भी कवर नहीं कर पाते। ये मेजर 3 पॉइंट थे। इसके बाद चौथा आप ये डाल सकते हो कि बीओटी में सिर्फ विजिबल गुड आते हैं और ऑन दी अदर हैंड बीओपी में 4 तरीके के गुड आते हैं जो बताया, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। ये आपकी टिप्स पे लर्न होने चाहिए, इतनी बार रिपीट करा है सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद एक अहम कंपोनेंट आता है, एक अहम टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो है कंपोनेंट ऑफ बीओपी। कंपोनेंट के अंदर बीओपी के हमारे पास 2 तरीके के अकाउंट आते हैं, मतलब बीओपी के 2 कंपोनेंट है, वो है करंट अकाउंट या फिर
कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या बला है? इस बला को समझने में बड़ी मजा आएगा, आसान चीज है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनसे हमारे फ्यूचर क्लेम राइज नहीं होते, मतलब जिससे हमारे देश की एसेट और लाइबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? फॉर एग्जांपल आप पूछोगे सर मतलब फिर कौन सी? सबसे पहले वो वाली तीन जो हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में पढ़ी थी। पहला विजिबल गुड, दूसरा इनविजिबल गुड, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तीन है, एक चौथा भी है वो बता दूं। सबसे पहला विजिबल गुड्स, दूसरा इनविजिबल, तीसरा यूनिलेटरल, चौथा इन्वेस्टमेंट। वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। जो दिमाग से तेज बच्चे होंगे ना, अब तक समझ चुके होंगे इन्वेस्टमेंट को लिख दिया भैया ने, वो गलत लिख दिया। सही है इन्वेस्टमेंट इनकम। ये तीन हम पढ़ चुके हैं, जो फिजिकली देख सकते हैं गुड वो। ये सर्विसेज बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट या ग्रांट। जैसे विजिबल में आ जाते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, आपकी बुक में लिखा है, कुछ नहीं है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो भी हम कंपनी की चीजें या कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? मन में ख्याल आया होगा इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल नेचर है, इन्वेस्टमेंट करने से हमारी एसेट लाइबिलिटी में फर्क पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट की इनकम जो आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट की इनकम। जैसे कि शेयर खरीदे हुए हैं उनसे जो डिविडेंड आया, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी थी, रेंट आया या इंटरेस्ट आया किसी भी चीज का, वो आता है इन्वेस्टमेंट इनकम में। इन्वेस्टमेंट नहीं आती लेकिन उसकी इनकम जो होती है वो आती है करंट अकाउंट में। तो ये है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी सेम वही चीजें होती हैं, इसकी भी दो कंपोनेंट आते हैं, CAS या CAD। CAS क्या होता है? करंट अकाउंट सरप्लस, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट। दोबारा वही बात, अगर हमारी जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है उसमें रिसीविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट, या कह लो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो हम सरप्लस में है। डेफिसिट बिल्कुल उल्टा, पेमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू या कह लो रिसीविंग, या फिर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के मुताबिक, वो आता है डेफिसिट में। इसके बाद जो आता है वो है कैपिटल अकाउंट। पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज और है इसमें कि जो करेंट अकाउंट है ना, ये आपकी शो करता है नेट इनकम। करेंट अकाउंट टेल्स या शोज नेट इनकम। कैसे? करेंट अकाउंट में ना वो सारे कंपोनेंट है जो देश की नेट इनकम को इफेक्ट करते हैं, विजिबल गुड, इनविजिबल गुड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं ना वो हमारे करंट अकाउंट के से मैच नहीं करती, तो जो कैपिटल अकाउंट की चीजें हैं वो नेशनल मतलब हमारी नेट इनकम में कोई फर्क नहीं डालती। पर हाँ ये सब चीजें, इनसे इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, जो आउटपुट आता है, जो इनकम होती है, इनकम इन सब चीजों से होती है, तो वो सब इफेक्ट करता है नेट इनकम को हमारे देश की। इसे याद रखना, इसके आगे स्टार लगा लो, बस स्टार नहीं लगा तो कुछ और ही बन गया, सिंपल सा स्टार। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट भाई क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आती है जो राइज इन फ्यूचर क्लेम देती है या जो चेंजेस लाती है हमारे एसेट या लाइबिलिटी में। इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है, बेसिक्स आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बोरोइंग्स। इसमें एक पेचीदा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी आसानी से नहीं समझा पाते, मतलब बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देते और बच्चे डीप में जाते नहीं। बोरिंग एंड लैंडिंग, ये तो सिंपल है। बोरिंग मतलब उधारी ली, लैंडिंग मतलब फॉरेन कंट्रीज को उधार दिया। तो जब हम बोरिंग करेंगे तब वो रिकॉर्ड होगा हमारे क्रेडिट साइड ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट में। हर अकाउंट की दो साइड है, डेबिट या क्रेडिट। हमने पढ़ा था जब पैसा आएगा तो उसे बोलेंगे क्रेडिट, जब जाएगा डेबिट, चाहे वो कैसे भी गया हो। मान लो हमने लोन दिया है, पहले हम मानते हैं हमने लोन लिया है, लोन लिया है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट बढ़ी, इसे भूल जाओ अभी के लिए। अब बस ये देखो पैसा आया या गया, पैसा आया है, पैसा आया है तो वो रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर हम लेंडिंग मतलब पैसा फॉरेन कंट्री में दे रहे हैं
बाहर किसी को उधारी दे रहे हैं, पैसा तो जेब से गया ना, एसेट बढ़े डजेंट मैटर। ये सिंपल सा रूल है जो आसानी से आपको दिक्कत नहीं देगा समझने में, आसानी से समझ जाओगे कौन सी चीज कहाँ आएगी। लैंडिंग करिए, पैसा गया है, मतलब डेबिट साइड में एक कॉन्सेप्ट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, 11th में जरूर पढ़ा होगा, ये फ्यूचर में जाके इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, पता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो ये हमेशा याद होनी चाहिए। तो डेबिट में जाएगा हमारा लैंडिंग और बोरिंग जाएगा क्रेडिट में। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है इन्वेस्टमेंट टू एंड का हमेशा पूरा फुल फॉर्म लिखना, AND, फ्रॉम एब्रॉड। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट जो एब्रॉड में करते हैं, जैसे कि वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो हो गई हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट टू एब्रॉड। और फॉरेन से अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां के लोग यहाँ पे कुछ लैंड खरीद रहे हैं, तो वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो भाई फिर से क्रेडिट साइड। टू एब्रॉड के केस में पैसा जा रहा है तो मतलब फिर से डेबिट साइड। ये था इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एब्रॉड। तीसरा पेचीदा कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज ये कैसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड में आता है? हमारी बुक में मेंशन्ड है कि एनी विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। विड्रॉल आता है क्रेडिट साइड में और एनी डिपॉजिट या कह लो एडिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस केस में फॉरेन एक्सचेंज हमने विड्रॉ किया है तो ये तो डेबिट होना चाहिए, पर बुक में हो रहा है क्रेडिट, मतलब पैसा निकाल रहे हो तो क्रेडिट, और पैसा डल रहा है, डिपॉजिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है तो वो आ रहा है आपका डेबिट साइड में, मतलब पैसा जा रहा है आपके हिसाब से। तो ये गलत है, बुक में बिल्कुल सही लिखा है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि हमारे रिजर्व से, अगर इसमें हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मानते हैं, रिजर्व भी लिख लो। वैसे तो ये अंडरस्टूड है पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है। रिजर्व लिख लेना, मतलब सिंपल सी भाषा में बुक में मेंशन्ड है, रिजर्व से अगर विड्रॉल होगा मतलब पैसा निकाले वो क्रेडिट होगा, और अगर हम रिजर्व में पैसा डालते हैं तो वो डेबिट होगा। आपको लगेगा ये उल्टा लिखा है, काफी बच्चों को लगता है। इस मिसकंसेप्शन को आज क्लियर करते हैं। इसके लिए मेरे को एक करंट मिटाना पड़ेगा, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ाई बहुत मस्त चीज है, अगर मजा है ना इसमें पढ़ने में, इतना मजा और कहीं नहीं आ सकता। अगर पढ़ाई में दिल लगा लिया ना, बहुत सुखी हो। और मैंने एक चीज देखी भाई, बच्चे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस फ्यूचर में आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर बांटे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों में बांटो, वो भी पढ़ लेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, कोई कमी पेशी महसूस हो अगली वीडियो में सुधारेंगे। और कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश में दो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला RBI, दूसरा गवर्नमेंट। हमारे रिजर्व होते हैं RBI के अंडर, रिजर्व RBI मेंटेन रखते हैं। अब इस केस में कैसे डेबिट क्रेडिट बात सही बैठेगी? हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे जब विड्रॉल होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। कैसे? RBI के पास रिजर्व है, ये मान लेते हैं गवर्नमेंट के अंडर इकोनॉमी है, मान लेते हैं, ठीक है। RBI के पास रिजर्व है, इसने विड्रॉ कर दिया, मतलब RBI से विड्रॉ हुआ रिजर्व का, तो मतलब यहां से माइनस हो गए, यहां से पैसा निकल गया। अब वो पैसा निकल के पता है कहाँ आएगा? वो आएगा यहां इस पोर्टली में, मतलब इकोनॉमी में, वो पैसा यहां आएगा। RBI रिजर्व से पैसा निकाल के इकोनॉमी में, हमारे देश की इकोनॉमी में डिप्लॉय करता है। तो हमारी इकोनॉमी में हम ये सब चीजें कहां पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब इकोनॉमी में जो चीजें हो रही है। तो जब रिजर्व से निकल के पैसा इकोनॉमी में आया तो हमारी इकोनॉमी के लिए वो इनफ्लो है, मतलब पैसा आया है, फॉरेन ट्रांजैक्शन, इसलिए उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। मतलब विड्रॉल को हम लिखते हैं क्रेडिट में, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आया, विड्रॉल हुआ रिजर्व से। और वहीं दूसरी ओर
अगर यहां पे प्लस हो रहा है तो मतलब इकोनॉमी से पैसा आ रहा है रिजर्व के अंदर, तो इकोनॉमी से पैसा आउटफ्लो हुआ, इस केस में हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड में। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जिस बच्चे ने ये समझ लिया पक्की बात है वो टॉपर बच्चा है। ये सबको समझ आएगा, सबको, बहुत आसान चीज है ये, लेकिन ना पढ़ियो तो बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए डिटेल में कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने खुद ढूंढा, आपको इजीली ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार कॉपी में ऐसे ही छोटा सा रफ में डायग्राम बना लो और रीजन लिख लो फटाफट। सबने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है ये बहुत छोटा चैप्टर है, तभी आपको कहा था, और मस्त चैप्टर है। जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है, इस लाइन को मिटाओ, जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ये भी सिंपल सा है, बहुत आसान है। ऑटोनॉमस MOUS और एकोमोडेटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है पास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया इनका डिफरेंस, और ये सबसे सिंपल चीज है, सबसे बड़ी बात है, चैप्टर बड़ा आसान है। ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं जो कि की जाती हैं प्रॉफिट मोटिव से, मतलब दीज आर द ट्रांजैक्शन विच आर अकर्ड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये ज्यादातर प्राइवेट फर्म या प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू होती है। दूसरी बात, जो ऑटोनॉमस आइटम होती है ये होती है इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ BOP। समझा दो, पहला पॉइंट इसका लिख लो, प्रॉफिट। साथ साथ लिखने में ना यही फायदा रहता है, पहले से लिखा आपको समझ नहीं आएगा, साथ साथ लिखने में ये फायदा है। मैं साथ साथ लिख रहा हूं ना, आपके दिमाग में घुसेगा, यही पहले यहां लिखा हूं और मैं बस ट्रांसलेशन करता हूं, उसमें मजा नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ BOP, मतलब हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका रोल है, मतलब ये प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट मतलब इसे फर्क नहीं पड़ता, इन ट्रांजैक्शन में कोई भी फर्म या इंडिविजुअल ये चीज नहीं देखता, या गवर्नमेंट तो नहीं करती खैर ये वाली ट्रांजैक्शन, ये चीज नोटिस नहीं होती कि BOP बैलेंस्ड है या नहीं, मतलब सरप्लस है डेफिसिट है, मतलब नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब BOP को नजरअंदाज करके किसी भी हालत में अगर ट्रांजैक्शन होनी है तो होएगी, चाहे उससे लॉस हो, मतलब डेफिसिट हो या सरप्लस हो, क्योंकि इसका मेन रोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसलिए इन आइटम्स का एक और नाम होता है, इनको हम बुलाते हैं अबोव द लाइन आइटम। अब ये लाइन क्या चीज है? ये इमेजिनरी लाइन है, अबोव द लाइन आइटम, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये इसका और वाला नाम है, ये याद रखना। चौथा पॉइंट जो इसके अंदर आता है, इसके अंदर रिकॉर्ड होती है दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन, करंट भी और कैपिटल नेचर की भी। इसके अंदर ऑटोनॉमस के अंदर कैपिटल और करंट दोनों टाइप की नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ही कारण होता है BOP में डिसइक्विलिब्रियम बढ़ने का, पढ़ेंगे आगे, छोटा सा ही पॉइंट है उसका भी। इसके बाद आता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम लेवल, या फिर टू कवर द गैप ऑफ एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। जो भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के कारण, मतलब प्रॉफिट मोटिव के कारण जो भी ट्रांजैक्शन हुई साइड अपार्ट, उसको सही करने के लिए, सॉरी ऑटोनॉमस में जो भी प्रॉफिट मोटिव से हुई उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट कैरी आउट करती है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इसमें हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसका मोटिव ये होता है कि जो भी ऊपर नीचे हमारा BOP हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो ट्रांजैक्शन होती है उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग। मतलब टू मेंटेन या टू बैलेंस ऑटोनॉमस का इंडिफरेंस हम करते हैं एकोमोडेटिंग। ये यूजुअली गवर्नमेंट टेक प्लेस करती है, मतलब सरकार ही करेगी ना ये चीज, प्राइवेट इंडिविजुअल थोड़ी करेगा, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, सिंपल सी बात है, यूजुअली गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें दूसरा आता है, ये BOP से इंडिपेंडेंट नहीं होती, मतलब ये वाला पॉइंट यहां मैच नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होती है। तीसरा पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। वो अबव द लाइन है, ये बिलो द लाइन है। आइटम मिटा लो यहां से। चौथा पॉइंट, इसमें सिर्फ आती है कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन।
क्योंकि इसमें करंट अकाउंट की करंट नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं आती, कारण हमें एसेट लाइबिलिटीज के थ्रू हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, मतलब हमें वो लेवल इक्वल लाना है। जो भी गैप यहां से बने वो सिर्फ पूरा हो पाता है कैपिटल नेचर से, तो इसमें रिकॉर्ड होती है सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, कैपिटल ओनली, याद रखना। मतलब इसकी गलतियों को सुधारने के लिए बनाया गया है एकोमोडेटिंग। इनका डिफरेंस पेपर में 101% पूछा जाता है। अच्छे से इसके सारे पॉइंट पढ़ लेना, फायदे में रहोगे, बता रहा हूं। प्री बोर्ड में पक्का टीचर इसका एक क्वेश्चन डाल देता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आपको जो करना है वीडियो पॉज करके। मैं थोड़ा यहां आ जाता हूं क्योंकि ऑटो फोकस में फिर वो आपको ब्लर लगेगा, शार्पन अप हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें हमारे पास एक चीज लिखी हुई है डिसइक्विलिब्रियम। वो डीप में समझने का नहीं है, उसमें ग्राफ वगैरह नहीं आएंगे कि डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कब होता है। डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब डिमांड सप्लाई में पढ़ा था, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। ये डिसइक्विलिब्रियम किस कारण होता है? ये डिसइक्विलिब्रियम होता है ड्यू टू ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑटोनोमस आइटम। जितनी भी ऑटोनोमस आइटम है उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके कारण हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम बनता है। और इस डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती है एकोमोडेटिंग। वैसे सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट था। इस चैप्टर में हमारे पास एक एडिशनल चीज लिखी है येलो बॉक्स में लास्ट पेज पे इस चैप्टर के कंटेंट में, वो है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इसका आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा एक्सरसाइज में। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, इसका स्टार लगा लेना। ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शंस which are carried by monetary authority of a country। और इससे हमारे रिजर्व्स पे इंपैक्ट पड़ता है और ये ट्रांजैक्शन करी जाती है बीओपी के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब आरबीआई करता है ताकि हमारे देश में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ये इतना सही कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, कैसे करता है? पहला आता है फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, इसमें चेंजेस लाके। दूसरा आता है, इसमें रिजर्व भी लिख लेना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। दूसरा आता है बोरिंग्स। हमने पढ़ा था ना कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन मतलब एकोमोडेटिंग, वो ऑटोनोमस को सही करती है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। तो बीओपी का जो डिसइक्विलिब्रियम है या इम्बैलेंस है उसको मीट करने के लिए यही दो फैक्टर होते हैं। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ट्रांजैक्शन चेंजेस लाके या बोरोइंग में चेंजेस लाके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। दो सोर्सेज हैं जिससे डिसइक्विलिब्रियम हम मेट कर सकते हैं, या जो हमारा गैप बने ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से बीओपी में, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हालांकि बीओपी में इतने हॉट्स क्वेश्चन ट्रिकी लेवल के नहीं दिए लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर दिए, उनको पढ़ना जरूर, मजा आएगा। एक बार इसका नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। हमारे सारे नंबर इस चैप्टर के क्वेश्चन से जितने भी आने हैं सारे नंबर पक्के होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा वही बात बोलूंगा, बेहिचक कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जितना फैला सकते हैं इस वीडियो को फैलाएं ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।